Yes, students, how are you? How is your study going on? Are you well? Yes, students, I am going to teach you the famous poem, the Ball poem. The poem that is a story of a boy, that is a story of a life lesson of a boy who lost his ball, and that ball is very extremely dear to him. So before we start studying the poem, I am going to tell you about a famous preaching. Students, what is written in the preaching? The pain you feel today, the strength you feel tomorrow. For every challenge encountered, there is opportunity for growth. जो दुख आप आज सहन करोगे वो उसकी स्ट्रेंथ तो आप कल फील जरूर करोगे. फॉर एवरी चैलेंज, हर एक चुनौती के साथ जिससे आपकी भिड़ंत होती है, एक अपॉर्चुनिटी ग्रोथ के लिए ज़रूर उपस्थित होती है. तो स्टूडेंट्स, पेन सहन करते रहिए. नो पेन नो गेन. जैसा कि अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीखो. तो इसी के साथ हम पोएम स्टार्ट करते हैं. तो ये पोएम लिखी है जॉन बेरीमैन नाम के एक पोएट ने, जिनका जन्म 1914 में यूएस में हुआ. अब स्टूडेंट्स, जिसकी ब्रिंगिंग अप जिस एनवायरनमेंट में होती है, जिस एटमॉस्फेयर में जिसकी ब्रिंगिंग अप होती है, उसी के अकॉर्डिंग उसके आइडियाज़, उसकी विचारधारा पनपती है. उसी तरह से जॉन बेरीमैन की जो पालन पोषण है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था. आपको पता ही है कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, ये दो प्रकार के कम्युनिटीज क्रिश्चियन रिलीजन में होती हैं. तो ये रोमन कैथोलिक फैमिली में जन्मे थे. और स्टूडेंट्स, इनके साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हुई कि 12 साल की उम्र में इनके पिताजी ने सुसाइड कर लिया. अब आप उस दर्द की कल्पना कर सकते हो कि एक 12 साल का लड़का अपने पिताजी को खो दे. लेकिन इन्होंने अपने आप को संभाला और ये एक टीचर से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए. और वो जो टीचर थे वो एक पोएट भी थे, उनका नाम था मार्क वैन डोरेन. अब ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं तो कोई ना कोई संभालने वाला ज़रूर होता है. हमें आसपास अपने अवसरों को तलाशना चाहिए, देखना चाहिए, कोई ना कोई ज़रूर मिल जाता है. तो स्टूडेंट्स, देख लेते हैं इसकी समरी. दिस इज स्टोरी ऑफ ए लिटिल बॉय हु लॉस्ट हिज बॉल एंड हिज लॉस्ट बॉल वेंट इनटू द हार्बर. अब हार्बर क्या होता है? हार्बर होता है बंदरगाह, जहाँ पर जहाज आते हैं और अपना जो सामान है, अपना गुड्स हैं, उनको वहाँ पे खाली करते हैं. तो स्टूडेंट्स, आपने देखे होंगे कि जहाँ पे हार्बर होते हैं वहाँ पे विकास, डेवलपमेंट ज़्यादा होता है. वहाँ पे लोगों को रोज़गार के अवसर ज़्यादा होते हैं और वो क्षेत्र ज़्यादा विकसित होता है. आप इंडिया में भी देख सकते हो, मुंबई हुआ, गुजरात हुआ, कोलकाता हुआ, और बहुत सारे जो हार्बर पर बसे हुए शहर हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास है, जबकि इंटरनल पार्ट्स में नहीं है. तो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन दिस पोएम. तो जब वो लड़का अपनी बॉल को खो देता है, वो लिटिल बॉय, एक्सट्रीमली डीप इमोशनल अटैचमेंट होता है उसका उस बॉल से. उस बॉल को वो खेलते खेलते इतना अटैचमेंट हो जाता है किसी चीज़ से कि वो चीज़ जब अपने से अलग हटती है तो बहुत ही ज़्यादा आदमी को डीपली डिप्रेशन फील होता है. तो ऐसा ही उस लड़के के साथ हुआ. तो स्टूडेंट्स, मेमोरीज एसोसिएटेड
थी उस लड़के की उस बॉल से। जब वो बॉल खोई तो ही वॉज टोटली डिजेक्टेड एंड फेल्ट ब्रोकन internally, and with the time process he understood how to cope up with loss. अब जीवन में आगे बढ़ना तो होता ही है, किसी न किसी तरह से आगे बढ़ना होता है। तो एक दुख को आदमी पकड़ के तो बैठा नहीं रह सकता, ये जीवन बहता रहता है। जैसा कि महात्मा बुद्ध ने कहा है, जीवन एक बहती नदी है। कल जो आदमी जैसा था वो आज वो वैसा नहीं रहता, उसमें बदलाव आ जाते हैं। परिवर्तनशील संसार, क्षणभंगुर संसार, इसी तरह से कोई भी चीज़ यहाँ पे स्थायी नहीं है। नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज पेरेनियल। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग ऑन। तो कवि जो इसमें पोएट हैं जॉन मैरीमैन, वो एक फिलोसफी और बताते हैं कि मनी इज एक्सटर्नल, कि पैसा जो है वो बाह्य वस्तु है, वो मेमोरीज नहीं खरीद सकता। पैसा आपको स्वीट मेमोरीज नहीं दे सकता। एक जीवन निर्वाह के लिए पैसा जरूरी होता है, लेकिन पैसा वो बॉल जो उस नदी में उस हार्बर में चली गई, क्या वो बॉल पैसा वापस ला सकता है? नहीं ला सकता, किसी भी कीमत पे नहीं ला सकता। तो स्टूडेंट्स, वी ऑल शुड लर्न अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। धीरे धीरे वो लड़का सीख जाता है कि हमें अपनी जिम्मेदारियां निभाना सीखना चाहिए, और हमें अपने लॉस के साथ सीखना चाहिए कि खोना पाना, सुख दुख इस जीवन का भाग है। तो इस तरह से हमने इंट्रोडक्शन देखा। अब हम आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इसकी पंक्तियां हम पढ़ लेते हैं। आप भी इन पंक्तियों को रीड करें, जिससे कि आपके दिमाग में एक इसका आइडिया, एक फिलॉसफी, एक विचारधारा विकसित हो सके, और जिस पेन में वो लड़का रहा उस पेन को आप फील कर सकें। द बॉल पोएम। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grip fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the half of air. His ball went. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless now. He senses first responsibility. In a world of possessions, people will take balls. Balls will be lost always, little boy. And no one buy a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss. How to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days. How to stand up, and gradually light returns to the street. A whistle blows, the ball is out of sight. Soon part of me will explore the deep and dark floor of the harbor. I am everywhere, I suffer and move, my mind and my heart move with all that move me under the water of whistling. I am not a little boy. तो स्टूडेंट्स, ये पोएम की लाइन्स हमने देखी। अब हम इस पोएम को हम रीड लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये छोटा सा लड़का नदी के किनारे, इसको मैंने आपको एक प्रतीकात्मक तरीके से दिखाने का प्रयास किया है। आप समझे कि ये हार्बर ही है जिसमें इसकी बॉल चली गई है, और ये टकटकी लगा करके सातत्यता से देख रहा है अपनी बॉल को। तो स्टूडेंट, देख लेते हैं लाइंस को। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? अब उस लड़के की हालत क्या हो गई है जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। व्हाट इज ही टू डू? अब वो क्या करेगा। आई साइट गो,
मैंने तो इसे जाते हुए देखा, मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, बहुत खुशी से उछलते हुए। अब बॉल जब उछलते उछलते जाती है तो उसको मैरीली से कंपेयर कर दिया है, मतलब कि बॉल को उछलने कोई आदमी खुश होता है तो वो बहुत ही खुशी से ऐसे चीखता चिल्लाता है और डांस भी करता है, वैसे ही बॉल ऐसे डांस करते हुए, बाउंस करते हुए वो डाउन द स्ट्रीट चली गई और फिर मैरीली ओवर, और फिर उछलते उछलते देयर इट इज़ इन द वाटर, फिर वो पानी में चली गई। तो स्टूडेंट्स, इसमें कवि ने इमेजरी का यूज किया है। अब इमेजरी क्या होती है? लैंग्वेज दैट प्रोड्यूसेस पिक्चर इन द माइंड ऑफ द पीपल रीडिंग और लिसनिंग, मतलब जिस लैंग्वेज को पढ़ करके आपके दिमाग में तस्वीरें बन जाएं आपके माइंड में, और तो जो तस्वीरें बन जाएं, कोई लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो, कोई लिटरेचर पढ़ रहे हो, तो वो वहाँ पे इमेजरी का यूज होता है। तो यहाँ पर कवि ने क्या बोला था? मैरीली बाउंसिंग, यानी खुशी से या फिर उछलते उछलते खुशी से बाउंस करते हुए, तो आपके दिमाग में एक तस्वीर बनी, तो वो ही एक इमेजरी का यूज है। तो यहाँ पर कवि ने इमेजरी का यूज किया है। तो स्टूडेंट्स, इसमें और देख लेते हैं कौन से लिटरेरी टर्म्स यूज हुए हैं, कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। एनाफोरा। अब एनाफोरा क्या होता है कि किसी वर्ड्स का रिपीटेशन, किसी एक्सप्रेशन का रिपीटेशन, चाहे वो फ्रेज हो, क्लूज हो, सेंटेंस हो, तो ये ग्रामेटिकल टर्म्स हैं, तो इनको आप देख लेना। फ्रेज किसे कहते हैं, क्लूज किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं। वैसे फ्रेज कहते हैं शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ नहीं निकलता लेकिन अर्थ जरूर निकलता है। क्लूज जिसमें सब्जेक्ट होता है और फाइनाइट वर्ब भी होती है, लेकिन वो अपना अर्थ निकलता है उसका, लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि दो प्रकार के क्लूज होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लूज और डिपेंडेंट क्लूज। इंडिपेंडेंट क्लूज अपना अर्थ अपने आप खुद निकाल लेता है, और डिपेंडेंट क्लूज को अपना अर्थ निकालने के लिए इंडिपेंडेंट क्लूज पर निर्भर रहना पड़ता है, नहीं तो वो अपना अर्थ नहीं निकाल पाता। सेंटेंस आपको पता ही है, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, जिसमें सब्जेक्ट हो और फाइनाइट वर्ब हो। नाउ लेट्स मूव, जिसमें सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो। तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एनाफोरा का यूज हुआ है। व्हाट इज़ द बॉय एंड वाट मैरीली बाउंसिंग मैरीली ओवर। देखो यहाँ पर ये वाट दोबारा बाट का दोबारा यूज हो रहा है, मैरीली और फिर मैरीली, यानी रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एनाफोरा। एजोनेंस। अब यहाँ पर एजोनेंस का भी यूज हुआ है। एजोनेंस क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ सेम और सिमिलर वोवेल साउंड्स विद इन वर्ड्स, फ्रेजेज और सेंटेंसेस, यानी कि सेम वोवेल साउंड का रिपीटेशन होना एजोनेंस होता है। जैसे कि यहाँ पर वोवेल बॉय, नाउ, हु, ओ आ रहा है बार बार में, लॉस्ट, तो इसको बोलते हैं एजोनेंस, यानी वोवेल साउंड रिपीट हो रही है। तो इसमें कुछ हार्ड वर्ड है वो देख लेना। ग्रीफ यानी दुख, रिजिड, फिक्स्ड, ये अगले वाले लाइंस के लिए है। ट्रेमलिंग यानी ऐसे डर से या फिर दुख से ऐसे कपकपाना, या दुखी होकर के ऐसे आदमी मतलब कंपित हो जाता है, उसे कहते हैं। हार्बर, बंदरगाह, डॉक, पोर्ट। इंट्रूड यानी दखलंदाजी करने वाला, किसी चीज़ में कोई आप काम कर रहे हो, उसी टाइम पे कोई आपके कार्य में विघ्न डाल दे तो वो इंट्रूडर हो गया। और डाइम ये मुद्रा है जिसमें यूएस में एक यूएस डॉलर के मतलब 10 सेंट के बराबर, जैसे हमारे यहाँ पर रुपया होता है, रुपये को जब उसका और डिवीज़न करते हैं तो पैसे होते हैं, वैसे ही वहाँ पे सेंट होते हैं, डॉलर से नीचे सेंट। और वर्थलेस यानी यूजलेस, यानी जिसका कोई महत्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अब ये कहने का कोई तात्पर्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है कि और बॉलें हैं, और बॉलें मिल जाएंगी, और बॉल खरीद ली जाएंगी, लेकिन उस बॉल का उस लड़के के लिए बहुत डीपली अटैचमेंट था। तो इस
उस बॉल के खोने का जो दुख है वो उसके लिए एक अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ है। अल्टीमेट यानी ऐसा दुख उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था अपने जीवन भर में। ऐसा अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ वो अब फील कर रहा है। और उस अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ ने उस लड़के को जड़बत खड़ा कर दिया। इतना शॉक्ड हो गया कि वो एक जगह पर फिक्स हो गया। जैसे कि मतलब कोई आदमी बिल्कुल शॉक हो जाए, सदमे से पीड़ित हो जाए, ऐसे। एज ही स्टैंड्स रिजिड, और जैसे ही वह तो वह वहाँ पर बिल्कुल रिजिड, जड़बत, कठोर होकर के खड़ा रहा। ट्रेम्बलिंग, और वो कपकपा रहा था क्योंकि उसको बहुत दुख हो रहा था। स्टेयरिंग डाउन, और उसकी नज़रें घूर रही थी उस बॉल को, जिस बॉल से उसकी फीलिंग्स जुड़ी हुई थी। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर भेयर, उसके सारे के सारे युवापन, उसका जो बालपन, वो सारे उस हार्बर में चले गए। ऑल हिज यंग डेज वेंट इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी बॉल चली गई तो सारे के सारे यंग डेज, ऑल द यंग डेज disappeared into the harbor. I would not intrude on him. अब कभी कह रहा है कि मैं इसकी इस अवस्था में मैं इसको दखल नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि ये लॉस झेलना सीखे। I would not intrude on him. मैं दखलंदाजी नहीं करूँगा इसकी इस स्थिति में। हालांकि एक 10 सेंट में दूसरी बॉल भी आ सकती है, लेकिन वो वर्थलेस है इस लड़के के लिए। द होल लाइफ डीपली अटैचमेंट इमोशंस वर कनेक्टेड टू दैट बॉल ऑफ द बॉय, बट अनदर बॉल कांट टेक बैक ऑल दोज इमोशंस दैट वर कनेक्टेड टू द लॉस्ट बॉल। Yes, students, you see the spellings, meanings. Now I am moving forward. In a world of possessions, इस भौतिकतावादी संसार में जहाँ पे भौतिक वस्तुओं को इतना महत्व दिया जाता है, जहाँ पे भौतिक वस्तुएं मनुष्य से भी ज़्यादा बढ़ करके हो गई हैं संसार में। ये भौतिकतावादी संसार जहाँ पर वस्तुओं को इतना महत्व दिया जाता है, पजेशंस को इतना महत्व दिया जाता है। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट। लोग बाग बॉलें खरीदेंगे, बॉलें खोएंगी भी हमेशा के लिए। लिटिल बॉय कि छोटे से लड़के, ये अभी समझ आना बाकी है। इस संसार में बॉलें आएंगी, बॉलें जाएंगे, एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कोई भी उस बॉल को वापस नहीं खरीद सकता है जो बॉल उस हार्बर में चली गई। मनी इज एक्सटर्नल। पैसा क्या है? पैसा एक बाह्य वस्तु है। पैसा एक भौतिकतावादी चीज़ है जो कि मेमोरीज को बाई बैक नहीं कर सकता। कैसे? क्या पैसा किसी डेड ह्यूमन को वापस ला सकता है? नहीं ला सकता। एक बार चला गया, वापस पैसा उसे नहीं ला सकता। पैसे की हकीकत, पैसे का यथार्थ तभी तक है जब तक वो एक सही दिशा में यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर कहने का कभी ये प्रयास कर रहे हैं कि बॉलें तो हमेशा आएंगी, जाएंगी, खोएंगी भी, लेकिन कोई उस लिटिल बॉय के लिए वो बॉल वापस नहीं ला सकता। ही इज़ लर्निंग, वह सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी हताश आँखों के पीछे से, अपनी डेस्परेट आइज के पीछे से वो संसार की रीति सीख रहा है, नीति सीख रहा है, गति सीख रहा है संसार की। द बॉय इज लर्निंग द रूल्स ऑफ द सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड, हाउ टू कॉप अप विद लॉस, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ द लॉस। अब जो
बॉय है वो एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस सीख रहा है। एपिस्टोमोलॉजी एक फिलॉसफी होती है जो कि ग्रीक वर्ड एपिस्टेमी से बनी है, जिसका मतलब होता है ज्ञान, यानी कि खोने के ज्ञान को वो सीख रहा है। खोने की जो फिलॉसफी है उसको कैसे खोने के बाद कैसे खड़ा हुआ जाए। जैसे खिलाड़ी हताश नहीं होते जब वो मैच हार जाते हैं, दोबारा खड़े हो जाते हैं और दोबारा से फिर अपनी तैयारी में लग जाते हैं। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। अब उसने उस एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस को, उस खोने के ज्ञान को सीख लिया है कि कैसे खड़ा हुआ जाए, और जिसको हर एक आदमी को एक न एक दिन अवश्य जानना है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और ज़्यादातर लोग जानते हैं कि कैसे खड़ा हुआ जाए। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो इस पोयम में हमने देखा कि जो पोएट है वो इनडायरेक्टली ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हाउ टू कॉप अप विद लॉस, हाउ टू कॉप अप विद लॉस। पोएट के लिए जो मनी है वो एक्सटर्नल है, उससे हम अपनी मेमोरीज, वी कांट बाई मेमोरीज विद मनी। हम सभी को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सीखना पड़ेगा और अपने लॉस के साथ कॉप अप बिठाना पड़ेगा। तो इससे जो लिटिल बॉय है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सीख जाता है और उसको पता चल जाता है कि इस संसार में कोई भी जो चीज़ है वो स्थायी नहीं है। तो इसके कुछ लिटरेरी टर्म्स हैं। एलिट्रेशन, यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज हुआ है। साउंड ऑफ वी एट द स्टार्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स बाइज ए बॉल बैक। एलिट्रेशन यानी यहाँ पे कुछ लेटर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, जैसे बाइज और बॉल, बाइज का बी, बॉल का बी और बैक का बी। तो एलिट्रेशन का यूज हो रहा है। और ये एजोनेंस मैंने आपको बता दिया था, यदि वॉवेल साउंड रिपीट हो। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। आगे देख लेते हैं रिपीटेशन। बॉल वर्ड इज रिपीटेड, तो यहाँ पर बॉल वर्ड बार बार यूज हो रहा है, इसलिए उसका रिपीटेशन, फिगर्स ऑफ स्पीच यानी रिलेटेड टर्म्स, रिपीटेशन का यूज हुआ है। राइम स्कीम, देयर इज नो राइम स्कीम फॉलोड इन द पोएम। इस पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इस पोएम को कंप्लीट किया। आप इसे दोबारा से पढ़ें, समझें और इसकी फ़िलॉसफी से कुछ ज्ञान लें। इस लड़के ने जिस तरह से अपने बॉल के लॉस से बहुत कुछ सीख लिया, वैसे ही आप भी सीखने का प्रयास करें। ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं, आप कर लेना होमवर्क में। थैंक्स।